हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका अपने इस चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को एक धागे में मतलब एक साथ बना के रखती है। मतलब कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही डीपली और बेसिक से मतलब कि इसकी जड़ से इसको सीखना होगा। तो मैं अपने इस चैनल में यही प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से मैं स्टूडेंट्स के रूट को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, उनको बेसिक से सिखाता हुआ एक टॉप लेवल की इंग्लिश सिखा सकूं। तो मेरा एक एक वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों के लिए इंग्लिश एक डर पैदा करती है, जिन बच्चों को लगता है कि वह इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। तो मैं वादा करता हूं कि अगर वो बच्चे मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करें और मेरे चैनल पे जितनी वीडियो हैं सबको ध्यान से देखें, समझें। अगर कहीं पे भी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं वादा करता हूं कि शायद फ्यूचर में उनको कभी भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बच्चे लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आप 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 12th, इंटर, 6th, 7th, 4th, 5th जो भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आप कि इंग्लिश का बेस अच्छा नहीं है तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इंग्लिश को बेस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सो उसी इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग करने का प्रण मैंने उठाया हुआ है और उसी प्रण को निभाते हुए जो मैं आज आपका टॉपिक जो लेकर आया हूं वो लिंकिंग वर्ब, वाज और वर्ब, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस। कौन से? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में यहां पे बताऊंगा। सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम टेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें अभी कहीं पे भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब वह वर्ब होती हैं जिसकी मैंने अपने चैनल में ए से लेकर जेड तक वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उन वर्ब्स को आप याद कर लीजिए क्योंकि वर्ब को बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, मतलब इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी। परंतु आज मैं जो सेंटेंस कराया जा रहा हूं इसमें अभी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब मतलब कि जैसे आस्क, आस्कड, आस्कर, डू, डिड, डन, पुट, 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 अभी इनका कहीं प्रयोग नहीं होगा। परंतु ये सेंटेंस कहते ना कि अगर हमें वृक्ष को अच्छा बनाना है, अगर वृक्ष से खेलती फ्रूट को अच्छे फल अच्छे चाहिए तो हमें उसकी जड़ को, एक एक जड़ को बहुत ध्यान से देखना होगा। इसीलिए हम इंग्लिश की एक एक जड़ कोई छोड़ेंगे नहीं,
एक एक जड़ को बहुत ध्यान से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आप एक दिन खुद हमसे कहेंगे सर इंग्लिश मेरी बहुत इजी लैंग्वेज हो चुकी है और मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल पास्ट टेंस या टेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? तो वह सेंटेंस जिन वाक्यों के अंत में था, थी और थे आता है। मतलब कि वह सेंटेंस जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आएगा, मतलब कि लड़का होगा तो था लगता है लड़के के लिए, लड़की के लिए थी, और बहुत सारे लोग होंगे तो उनके लिए हम थे का प्रयोग करते हैं। इसमें अभी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब मतलब कि वह वर्ब जैसे कि आस्क, आस्कस, आर्टिकल, एडवाइस, एडवाइस, इसमें कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। इसमें हम वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा और वर्ब है जो है वो बहुवचन के साथ, मतलब प्लुरल के साथ लगेगा। मतलब सिंगुलर को हम एक वचन कहते हैं, एक वचन। एक वचन मतलब कोई एक वस्तु को हम सिंगुलर कहते हैं, और एक से अधिक वस्तु होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो, 2 से लेकर आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी क्या होती है? बहुवचन होती हैं। क्या होती? तो सिंगुलर के साथ हम वाज और प्लुरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। बस आपको, और यहाँ पे जो वाज वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये क्या काम करेगी? लिंकिंग वर्ब का काम करती है। और लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी मैं आपको जो सेंटेंस कराने जा रहा हूं उसमें मैं बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। चलो हम सेंटेंस को देखते हैं। तो यहां पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, मोहम्मद रफी फिल्म संसार का एक प्रसिद्ध गायक था। तीसरा है, सुल्तान नसीरुद्दीन आदर्श बादशाह थे। चौथा है, उसका भाई कल कक्षा से बुखार के कारण अनुपस्थित था। तो इसको हम क्या करेंगे? हिंदी के सेंटेंस को, वाक्यों को हम इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले तो हम पहचानेंगे, ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले ये होता है कि हमें पहचानना होता है कि सेंटेंस कौन से हैं, हमें इसमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, तो लास्ट में देखिए था आया है। अब दूसरी बात यह है कि अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, क्या अशोक कोई काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, मतलब कि इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब कि अशोक कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अशोक के बारे में बताया जा रहा है इसमें, उसकी जैसे अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। तो लास्ट में था, थे, थी आते हैं, जैसे कि हमने बताया, और जिसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो वो हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस होते हैं या टेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस और टेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब वाले में हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले होता है सिंगुलर के साथ वाज और प्लुरल के साथ वर्ब का। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट ढूंढना होता है, क्योंकि हर सेंटेंस की स्टार्टिंग किसकी होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के हम 3-4 रीजन आपको बता देंगे। पहला है कि सेंटेंस जिसके आसपास घूमता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, तो सेंटेंस किसके आसपास घूम रहा है? अशोक के बारे में आसपास घूम रहा है, तो अशोक क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा, जो सेंटेंस का हीरो होगा वह सब्जेक्ट होगा। जैसे अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, तो सेंटेंस का हीरो कौन है? अशोक है। नेक्स्ट, सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? अशोक के बारे में बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं इस तरह से कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमे, या जो सेंटेंस का हीरो होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसलेट करने के समय सबसे पहले आप चुप करके क्या करेंगे? भाई सब्जेक्ट लिख देंगे।
आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इस तरह सब्जेक्ट फाउंड करते हुए सब्जेक्ट को लिख देना है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना, तो लिंकिंग वर्ब क्या, यहाँ पे हुई बाज और वर्ब, क्योंकि सेंटेंस की पहचान क्या थी, था और वर्ब नहीं थी, तो सिंपल से सिंपल पास्ट वाले हैं। तो अशोक एक है, बहुत सारे हैं, मतलब कि एक है, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, तो आप यहां पर वाज लगा दीजिए। अब जब आप इतना लिख लेते हैं तो आप अब सेंटेंस से बातें करिए। आप अब सेंटेंस आपको स्वयं बताएगा कि आगे क्या लिखना है, कैसे, समझिए। हमने अशोक की इंग्लिश लिख ली और था की इंग्लिश लिख ली, भाई अशोक की लिख ली थी, अशोक, और था की वाज आ गया। अब बोलिए, अशोक था, क्या था, अशोक था प्रसिद्ध, क्या था, प्रसिद्ध। भाई अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अशोक था तो आप क्या कहेंगे, सर प्रसिद्ध था, तो हम क्या, अशोक वाज फेमस। अब हमने क्या किया, अब हमने फेमस की भी स्पेलिंग लिख ली, तो हम फेमस को कट कर दीजिए आप। अब फिर पढ़िए, अशोक प्रसिद्ध था किसके लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए। तो के लिए क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन किसके साथ लगा हुआ है, अपने अच्छे कार्यों के लिए। तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन जो होते हैं वो हमेशा जिसके साथ लगे होते हैं वो उससे पहले यूज किए जाते हैं। तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी, फॉर, के लिए की इंग्लिश क्या होगी, फॉर। अब अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, अपने अच्छे कार्यों का। अब अशोक है, अशोक एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो जब लड़के के लिए ही लगता है तो जनरली बात ही हो, तो अपने के लिए क्या लगेगा, हिज, क्या लगेगा, हिज लगेगा। अगर लड़की होती तो अपने के लिए सी लगता, हर लगता, लड़की के लिए सी लगता तो अपने के लिए क्या हो जाता, हर हो जाता। परंतु अशोक एक लड़का है तो लड़के के लिए, अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाते हैं, ये ग्रामर का रूल है। तो अशोक वाज फेमस फॉर हिज, अब अच्छे कार्यों क्या होगी, अच्छे की इंग्लिश क्या होती, गुड, और कार्यों की क्या होती, डीड्स। मतलब कि अब इस प्रकार से हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, अशोक था, क्या था, प्रसिद्ध किसके लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए। के लिए की इंग्लिश होती फॉर, जो कि प्रेपोजिशन है, किसके साथ लगा हुआ है, अपने अच्छे कार्यों के साथ। तो प्रेपोजिशन हमेशा जिसके साथ लगा होता है उससे पहले आ जाता है, फॉर। अब उसके बाद जो पूरा सेंटेंस हम सेम इसकी इंग्लिश ऐसे लिखेंगे, अपने की इंग्लिश होगी हिज, क्योंकि अशोक लड़का है, लड़के के लिए हिज लगता है अपने के लिए, ही अच्छे की गुड, और कार्यों की क्या होगी, डीड्स। तो सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया और बन गया, अशोक वाज फेमस फॉर हिज गुड डीड्स। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ था हिंदी का, अशोक अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और हमारा सेंटेंस बना, अशोक वाज फेमस फॉर हिज गुड डीड्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहम्मद रफी फिल्म संसार का एक प्रसिद्ध गायक था। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भाई मोहम्मद रफी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सेंटेंस का हीरो या सेंटेंस जिसके आसपास घूमता है, या पहला इशारा हमारा मोहम्मद रफी की तरफ जाता है, और सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही, मोहम्मद रफी के बारे में बात हो रही है। तो हमने कहा जिसके बारे में बात हो, जो हीरो जिसके आसपास सेंटेंस घूमता हो, तो वो हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो चुप करके आप पहले उस सब्जेक्ट को लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे मोहम्मद रफी की बात हो रही, तो ये सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी। अब वही बात है, अब हमें क्या लगाना है, अब लिंकिंग वर्ब लगाना है। लिंकिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है। अब मोहम्मद रफी एक है, बहुत सारे हैं, एक है ना, तो हम क्या करेंगे, वॉच, वॉच। अब देखिए, अब बात करिए सेंटेंस। अब जब आप इतना लिख लेते हैं, इसके बाद आप सेंटेंस से बातें करिए। सेंटेंस आपसे बात करने के लिए रेडी है और बताने के लिए रेडी है कि मुझे आगे अब कैसे लिखना है। इस प्रकार से आप कितना ही बड़ा सेंटेंस होंगे आसानी से चुटकियों में सॉल्व ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मोहम्मद की हमने लिख ली इंग्लिश, हिंदी, रफी की लिख ली और था की लिख ली। अब बोलिए, मोहम्मद रफी था, क्या था, एक प्रसिद्ध गायक। भाई हम आपसे पूछेंगे मोहम्मद रफी था, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा मोहम्मद रफी था, तो आप क्या पूछेंगे, या हम एक प्रसिद्ध गायक। तो हम क्या करेंगे, एक प्रसिद्ध गायक को एक यहां पर लिखेंगे, एक प्रसिद्ध गायक एक इंग्लिश
एक की या होगी प्रसिद्ध की फेमस होगी, और गायक की क्या होगी सिंगर। तो क्या बन गया, मोहम्मद रफी वाज फेमस सिंगर। अब हमने किसकी इंग्लिश ली, एक की लिख ली, प्रसिद्ध की लिख ली, सिंगर की गायक की लिख ली। अब पढ़ते हैं फिर दोबारा, देखिए मोहम्मद रफी एक प्रसिद्ध गायक था, कहां का, फिल्म संसार का। अपने आप पता है, जैसे क्वेश्चन को एकदम आंसर निकलता है, मोहम्मद रफी एक प्रसिद्ध गायक था, तो आप पूछेंगे सर कहां का, तो हम कहेंगे फिल्म संसार का। तो किसका आएगा, फिल्म संसार का। तो का क्या है, प्रीपोजिशन है ये, किसके साथ लगा, फिल्म संसार के साथ। प्रीपोजिशन क्या होता है कि जिसके साथ लगा उससे पहले यूज किया था, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ। फिल्म संसार की इंग्लिश क्या होगी, फिल्म की फिल्म, और संसार की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अब देखिए कुछ बचा तो नहीं, हमारा नहीं बचा है। तो इस प्रकार से मोहम्मद रफी फिल्म संसार का एक प्रसिद्ध गायक था, हमने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और जो इंग्लिश सेंटेंस बना वो बना, मोहम्मद रफी वाज अ फेमस सिंगर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को, वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिया। अब देखिए बाद यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कैसे है ये समझ लीजिएगा आप, क्योंकि अशोक क्या है, सब्जेक्ट है, और ये बाद वाला क्या है, पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो बाद ने क्या किया, अशोक और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या, लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या है, बाद में जोड़ा, तो ये क्या, लिंकिंग वर्ब है। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, और नहीं वीडियो होंगी तो हम आगे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, सुल्तान नसरुद्दीन आदर्श बादशाह थे। सेंटेंस पहचानिए, थे, था, थे, थी वाला है। क्या सुल्तान नसरुद्दीन कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस वाला है। तो आपको तुरंत रूल माइंड मेकअप होने चाहिए, माइंड मेकअप होने चाहिए, इसमें बाद में लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सुल्तान नसरुद्दीन आदर्श बादशाह से किसके बारे में बात हो रही है, सुल्तान नसरुद्दीन के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी बात सब्जेक्ट वही है, तो हम क्या लिखेंगे, सुल्तान नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन। अब सुल्तान नसरुद्दीन एक है, बहुत सारे एक ही है, तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, बाज। अब आप सुल्तान की हमने इंग्लिश लिख ली, नसरुद्दीन की इंग्लिश लिख ली, और थे की लिख ली। अब देखिए क्या बचा, हम पढ़िए, सुल्तान नसरुद्दीन थे, क्या थे, आप कहेंगे सुल्तान नसरुद्दीन थे, हमसे क्या थे, आप कहेंगे आदर्श बादशाह। आप हमसे पूछेंगे सर सुल्तान नसरुद्दीन थे तो क्या थे, तो हम कहेंगे आदर्श बादशाह। तो आदर्श बादशाह को सेम इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो आदर्श क्या होती है, आदर्श की इंग्लिश होती आइडियल, और बादशाह की इंग्लिश होती इंपेरर। तो इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और जो हमारा सेंटेंस बना, सुल्तान नसरुद्दीन वाज आइडियल इंपेरर। स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए, कहीं प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है, उसका भाई कल कक्षा से बुखार के कारण अनुपस्थित था। भाई लास्ट में था लगा हुआ है, कहीं मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, तो सिंपल है कि लिंकिंग वर्ब वाला, बाज वर्ब वाला है, या सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है जिसमें हम बाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। परंतु सेंटेंस अब हमें क्या, सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो आता है सेंटेंस में। तो उसका भाई कल कक्षा से बुखार के कारण उपस्थित था, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है, उसके भाई के बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, उसका भाई। तो उसका भाई की इंग्लिश क्या होगी, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अगर आप लड़के का भाई समझिए तो यहां पे हिज ब्रदर लिख लीजिए, अगर लड़की का भाई समझिए तो यहां पे हर ब्रदर लिख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस में ये तो क्लियर नहीं कि लड़के के भाई के बारे में बात हो रही है, लड़के के भाई बारे में बात हो रही है। तो ये आप यहाँ पे चाहे हिज लिखिए चाहे हर ब्रदर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिंकिंग वर्ब को लिखेंगे। तो लिंकिंग वर्ब हमारी कौन सी है, बाज और बर है। तो उसका ब्रदर एक ही तो है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। अब देखिए उसका भाई था, अब लिखिए
उसका भाई था तो हम क्या कहेंगे? अगर आप पूछेंगे उसका भाई था तो हम कहेंगे अनुपस्थित। क्या था? अनुपस्थित। तो अनुपस्थित की इंग्लिश क्या होगी? अब्सेंट। अनुपस्थित की इंग्लिश क्या होगी? अब्सेंट। तो अब हमने अनुपस्थिति लिख ली। अब आगे बात करिए। उसका भाई अनुपस्थित था तो हम कहेंगे क्यों था? तो हम कहेंगे बुखार के कारण। किसके कारण? बुखार के कारण। तो बुखार के कारण की इंग्लिश क्या होती है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए किसकी इंग्लिश हमने लिख दी। अब बुखार के कारण, इसकी भी इंग्लिश हो गई है। अब फिर देखिए, पढ़िए। उसका भाई बुखार के कारण अनुपस्थित था तो हम कहेंगे कहां से अनुपस्थित था? तो हम कहेंगे कक्षा से। कहां से अनुपस्थित था? कक्षा से। तो कक्षा की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? फ्रॉम क्लास। अब हमने क्या, कक्षा से भी इंग्लिश लिख दी। फ्रॉम क्लास, क्योंकि से क्या है? ये प्रेपोजिशन है। किसके साथ लगा? कक्षा के साथ। तो हमने पहले ही बता रखा है कि प्रेपोजिशन जिसके साथ लगा होता है वो उससे हमेशा पहले आता है। तो फ्रॉम पहले आ जाएगा, क्लास बाद में पहुंच जाएगी। अब हम देखिए फिर पढ़ते हैं। उसका भाई कक्षा से बुखार के कारण उपस्थित था तो आप कहेंगे कब? हम कहेंगे कल। तो कौन से कल की बात हो रही है? बीते हुए कल की था। और बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाते हैं? यस्टरडे। और आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? बीते हुए कल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे यस्टरडे। तो हमने कल की लिख ली। अब देखिए बच्चों, यहां पे कुछ बचा तो नहीं जिसका हमने ट्रांसलेट ना किया हो? सभी का ट्रांसलेट हो चुका है। तो यहां पे जो हिंदी का वाक्य था, उसका भाई कल कक्षा से बुखार के कारण उपस्थित था, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट बना हिज ब्रदर वाज absent सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम क्लास यस्टरडे। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही इजी तरीके से और बातों ही बातों में आपको किस बताया कि कौन से कैसे आगे आ जाएगा, कैसे आगे आएगा, आपको क्या लिखना है। और इनसे बातें करते हुए हमने यहाँ पर इंग्लिश के जो हिंदी के वाक्य थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है कि किस प्रकार से आप बहुत इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे उसको पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से हैं, उसमें आप कैसे वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के सेंटेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस यहाँ पर जिसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, हमने जो यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है इसमें हमने इंग्लिश के रूट को उठाते हुए छोटी छोटी चीजों के बारे में कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे, कैसे आप इसको चेंज करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक से शेयर करिए ताकि जो स्टूडेंट अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जिनके लिए इंग्लिश बहुत टफ लगती है, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो आपको जो टफ इंग्लिश लगती है तो वो आपको एकदम इजी लगने लगेगी। बस आप मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे वीडियो को देखिए और जहां पे भी दिक्कत हो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछिए, मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।